नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सभी को मेरी सुप्रभात और सभी को राम राम। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में। और भारत का जो केयर टेकर प्रधानमंत्री है उसने पीटीआई को इंटरव्यू देते हुए शेख हसीना को लेकर के और भारत के बारे में क्या कहा है इसको लेकर के साथ के साथ हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे कि जब कभी आपदा कहीं आती है तो किसी के लिए अवसर भी लेकर के आती है। बांग्लादेश में जो आपदा आई हुई है इस समय, वो भारत के लिए अवसर भी लेकर के आई हुई है। हालांकि एक तरफ बहुत सारी भारत की जो बिजली कंपनियां थी उनका काम ठप हो गया है, क्योंकि भारत ने हर तरीके का व्यापार बांग्लादेश से इस समय बंद कर दिया है। वो चाहे बॉर्डर के माध्यम से होता हो या भारत की इंडस्ट्री बांग्लादेश के अंदर हो उसको लेकर के, या बिजली सप्लाई वाली बात हो। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या कहा है मोहम्मद यूनुस ने, जो एक तरीके से पाकिस्तान सीआईए और अमेरिका का पिट्ठू है और केयर टेकर प्रधानमंत्री है। सब कुछ बड़ा रोचक हो रहा है। मोहम्मद यूनुस बोले कि हसीना भारत में रहकर चुप रहे। शेख हसीना ने एक बयान दिया था। शेख हसीना ने कहा था कि बांग्लादेश में आतंकी और जिहादी जो कुछ कर रहे हैं, बांग्लादेश अफगानिस्तान की तरह हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने कही थी जो बांग्लादेश में घटित हो रही थी। इसको लेकर के पीटीआई मतलब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारत की न्यूज एजेंसी है, बहुत पुरानी न्यूज एजेंसी है, उसको इंटरव्यू देते हुए मोहम्मद यूनिस ने कहा कि शेख हसीना को चुप रहना चाहिए, इससे भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बेहतर बनेंगे। हालांकि एक बात और बता दूं मैं आपको, पीटीआई को इंटरव्यू देना या इंटरव्यू किस तरीके से देना, ये सब सारी चीजें प्री प्लान्ड है। मतलब ऐसा नहीं है कि अचानक से माइक लगा दिया और पूछ लिया और उसने जवाब दे दिया, नहीं, ऐसे नहीं होता है। वो भी इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देना। तो आखिर में मोहम्मद यूनुस को जरूरत क्या पड़ गई पीटीआई को इंटरव्यू देने की? और भी किसी दूसरी एजेंसी को दे सकते थे। और दूसरी बात कि इस इंटरव्यू के बाद जो प्रतिक्रिया है मोहम्मद यूनुस की और उनके देश की मतलब बांग्लादेश की, वह बड़ी विचित्र टाइप की है। मोहम्मद यूनुस इस समय बुरी तरीके से डरे हुए हैं कि शेख हसीना अगर भारत में रह करके इसी तरह बोलती रही, आवामी लीग एक दिन जिंदा होगी और उसके बाद ये मोहम्मद यूनुस का भी वही हश्र होगा जो बाकी लोगों का हुआ है। अच्छा, ये है अर्थशास्त्री बताते हैं इसको, ओबामा ने मेडल पहनाते हुए तस्वीर बड़ी इसकी फेमस हुई है तो पश्चिमी देशों का ही पिट्ठू और खासकर अमेरिका सीआईए का पिट्ठू है। इसको समस्या है कि इसको सरकार चलाना नहीं आता। दूसरी बात क्या है कि ये कभी पॉलिटिकल तरीके से कभी इन्वॉल्व रहा नहीं, राजनीति में रहा नहीं। तो इसको एक बात नहीं समझ में आ रही कि बांग्लादेश के हालात को कंट्रोल कैसे करें। जाहिर सी बात है कि भारत का इतना बड़ा इस्टेब्लिशमेंट है, अगर बांग्लादेश के अंदर कंपनियों फैक्ट्रियों के रूप में अन्य भी सारी तरीकों के तौर पे, तो भारत को ये सब चीजें समझ में आ रही हैं कि इसके बस का नहीं है चलाना, और विद्रोह ये कितने दिन तक दबा कर रखेगा। इसलिए बांग्लादेश की जो वर्तमान की सरकार है, यानी जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है, इसको लगता है कि जब तक हम लोग सब कुछ भारत के मत्थे मढ़ते रहेंगे तब तक जनता जो है हमारी सरकार पे विश्वास की रहेगी। जिस दिन हम भारत का नाम लेना बंद कर देंगे, चाहे शेख हसीना के बहाने चाहे किसी के बहाने, उसी दिन बांग्लादेश के अंदर विद्रोह हो जाएगा और बड़ा विद्रोह हो जाएगा। और इस बार जब विद्रोह होगा तो संभाले नहीं संभलेगा, क्योंकि एक तरफ खालिदा जिया जो है उसने कहा है कि वो मेरे पति के हत्यारी है, मेरे पार्टी के लोगों के हत्यारी है, उसको भारत ला करके उस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। ये सेम लाइन मोहम्मद यूनुस ने भी बोली है, ये सेम लाइन और कई सारे लोगों ने बोला है। और शेख हसीना के ऊपर बहुत सारे मुकदमे भी हो रहे हैं इस समय। लेकिन इस इंटरव्यू में दो तीन बड़ी मार्के की बात है, वो एक डरा हुआ व्यक्ति ही इस तरीके से बोल सकता है, उस पर बात चर्चा करते हैं। पहले बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शेख हसीना को भारत में रह करके राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। यूनुस ने कहा कि वो हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करेंगे, लेकिन तब तक हसीना को चुप रहना चाहिए।
जिससे कि दोनों देशों को दिक्कत का सामना न करना पड़े। दिक्कत तो बेटा उस दिन भी होगी जिस दिन तुम शेख हसीना का प्रत्यर्पण की मांग भारत से करोगे। मार मार के ना तुम लोगों का एकदम मतलब भूसा भरने वाला है भारत। लेकिन जानते हैं क्या है, वैश्विक दृष्टिकोण में अगर आपको लड़ना है, अमेरिका ने क्या किया? कोई मिसाइल फेंका बांग्लादेश के ऊपर? कुछ फेंका क्या? बम वम कुछ नहीं किया। कोई हेलीकॉप्टर नहीं भेजा, कोई फाइटर प्लेन नहीं भेजा, और बांग्लादेश में अपने पसंद के आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया। ये होती है डिप्लोमेसी की ताकत, और ये होती है घुसपैठ की ताकत। कभी कभी चीजें बोली नहीं जाती, की जाती हैं। कभी कभी चीजें बोली नहीं जाती हैं, और खासकर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में हर समय जैसे बहुत लोग कहेंगे अरे यूनुसवा बोल दिया, मार 4 राफेल एकदम उड़ा कर रख दो बांग्लादेश को। कुछ नहीं करना, इनको भिखारी बना दो। एक भिखारिस्तान है ना बगल में, इनको भी बनाओ भिखारी, एकदम होश में रहेंगे। जैसे क्या है ना कि जब 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 पैसा आ जाता है ना, आप किसी भी इस्लामिक कंट्री को देख लीजिए, तो कुछ को छोड़ करके जब इनके पास पैसा आ जाता है तो इनका जिहाद जो है वो चरम पे आ जाता है। अब जिहाद करेंगे, अब तो पैसा वैसा हो गया अपने पास, अब एकदम पूरे दुनिया को इस्लामिक बनाएंगे। वही चुनचुना इनके अंदर भी काट दिया, और जब काट दिया तो उसमें जमात वाले मिल गए, उसमें खालिदा जिया की पार्टी वाले मिल गए, सब मिल गए। और अमेरिका चूंकि अपने स्वार्थ के वजह से चाहता ही था कि इस तरीके की चीजें भड़के। भारत में भी तो बहुत काम करते हैं इस तरीके के, इस चुनाव में भी संविधान बदल देंगे, सब जो करने वाले थे सब वही है। वो पूरा इंटरनेशनल एक गिरोह है जो कंट्रोल करता है पूरी दुनिया को, पूरे दुनिया के देशों को, पूरे दुनिया के प्रधानमंत्री को। मोदी कंट्रोल हो नहीं पा रहा, समस्या ये आ रही है। अच्छा, इसने क्या कहा कि हम जब तक प्रत्यर्पण की मांग नहीं करते तब तक चुप रहना चाहिए। जब तुम प्रत्यर्पण की मांग कर दोगे तो जैसे लगता है भारत दे देगा तुमको आसानी से। तुम आओगे कहोगे हमें हमें दे दो, शेख हसीना को मुकदमा चलाना है। लेकिन मोहम्मद यूनुस को समझ में आ गया कि ये बात मैं गलत बोल गया हूं। तो आगे क्या कहता मोहम्मद यूनुस? यूनुस ने कहा कि हमने भारत के सामने अपना रुख साफ कर दिया है। अगर भारत शेख हसीना को प्रत्यर्पण की मांग तक अपने पास रखना चाहता है तो हसीना को चुप रहना पड़ेगा। भाई हसीना को धमकी दे रहा है कि भारत को धमकी दे रहा है? लेकिन अगले ही पल क्या कहता है ये समझिएगा। हम उसको लाएंगे देश में, मुकदमा चलाएंगे, सारी चीजें ठीक। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि अगर हसीना चुप रहती, ये बहुत मार्क की बात है, अगर हसीना चुप रहती तो हम इसे भूल जाते, लोग भी भूल जाते, क्योंकि वो अपनी दुनिया में होती। लेकिन वह भारत में बैठ करके बयानबाजी कर रही, दिशा निर्देश दे रही है। ये किसी को बांग्लादेश में पसंद नहीं आ रहा है। किसको पसंद नहीं आ रहा? 25 लाख जो जिहादियों की भीड़ बांग्लादेश की सड़कों पर उतर करके शेख हसीना को भागने को मजबूर कर दिया। अगर यही 50 लाख की भीड़ फिर से बांग्लादेश की सड़कों पर उतर जाएगी तो मोहम्मद यूनुस तुमको भी भागना पड़ेगा। और ये इतिहास है बांग्लादेश का, ये मैं कोई ऐसा नहीं ख्याली पुलाव नहीं पका रहा हूं। ये खालिदा जिया और शेख हसीना, ये दोनों कौन है? सबसे पहले मिलिट्री के लोगों ने उसको मारा, मतलब खालिदा जिया के पति ने, शेख मुजीबुर कुछ करके नाम उसका था, सेना का था वो, उसने मारा और पूरे परिवार को खत्म कर दिया। किसके? शेख हसीना के। हालांकि और भी उसमें कई सारे जनरल कर्नल थे, दुनिया भर की चीजें। शेख हसीना और इसकी बहन दो ही लोग बचे। तब भी भारत ने शरण दी थी, और तब भी तुम्हारी औकात नहीं थी। भारत में ही शेख हसीना थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, और भारत में शेख हसीना तब तक रही जब तक कि वहां हालात स्थिर नहीं हुए, और फिर शेख हसीना वहां गई और वहां की प्रधानमंत्री बनी, कई टर्म प्रधानमंत्री बनी। तब खालिदा जिया बनी थी। फिर जब उसका पति मारा गया खालिदा जिया का, फिर वो सहानुभूति वाली लहर चली। तो ये जब चल रहा है, ये कहते हैं उसके पति ने मारा, वो कहते हैं उसके पति ने मारा, इसको मोटा मोटी समझ लीजिएगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के रूप में यही दो धुरी है। अब ये दो परिवार मान लीजिए इनको, चाहे जिस भी तरीके से समझ लीजिए। उसको जेल से छोड़ दिया है तुम लोगों ने, कई सारे आतंकियों को भी छोड़ दिया, दुनिया भर की चीजें कर रहा है। भारत ने उस पर अपना कंसर्न जो देना था वो जता दिया है, अपनी बातें जो करनी थी वो कह दिया। अब ये कह रहा है कि चुप रहती तो हम भूल जाते। चुप नहीं रहेंगे। शेख हसीना को भारत ने स्ट्रेटेजिकली रखा है। तुम बेवकूफ आदमी, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। 4000 किलोमीटर की सेना लगती है, नमक के लिए तरस जाओगे। अब जानते हैं क्या हो रहा है? बांग्लादेश में बाढ़ आई थी, उस बाढ़ अब धीरे धीरे नीचे जा रही है। अब वहां पे बीमारियां फैलना शुरू हो गई हैं। अब पूरे दुनिया में कोई एक सिरिंज देने को तैयार नहीं है।
ये मैं बता दूं, आप अमेरिका वाले ने बदलवा दिया, तख्ता पलट करवा दिया। मोहम्मद यूनुस आया, बैठ गया, इसको लगा अरे भाई मुझे बहुत बड़ा पद मिल गया, पेरिस से डायरेक्ट उड़ करके आया। लेकिन इसको एक बात नहीं समझ में आ रहा है कि किसी भी देश को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। 14-15 करोड़ की, जो 16 करोड़ की जो पॉपुलेशन है बांग्लादेश को, उसको चलाने के लिए पैसा चाहिए। और थोड़ा लिविंग स्टैंडर्ड शेख हसीना की सरकार में इधर 10-15 सालों में बांग्लादेशियों का ऊपर आ गया था, तो अब उससे नीचे जाने में तकलीफ होगी। दोनों बातें समझिएगा, पाकिस्तानियों की तरह नहीं है, वो तो भिखारी वाले हैं, उनकी तो कोई बात ही करना बेकार है। स्टैंडर्ड ऊपर गया, अब ये नीचे जा रहा है। तुम्हारी बिजली बंद हो गई, तुम्हारे यहां फैक्ट्रियां बंद हो गई, तुम्हारा टेक्सटाइल उद्योग बंद हो गया। उस पर भी आऊंगा, बड़ा मजेदार है उसकी भी कहानी। इसके बाद एक चीज और कहा इसने, कि यूनिस ने कहा कि अगर शेख हसीना बयान नहीं देंगी तो ये बांग्लादेश और भारत दोनों के लिए अच्छा होगा। जानते हैं क्या है? जमात वाले और खालिदा जिया की पार्टी वाले, ये प्योर इस्लामिस्ट और एंटी इंडिया है। अब से नहीं है, पहले से है, कोई नई कहानी नहीं है। इनका दबाव है यूनुस के ऊपर, क्योंकि यूनुस और इस पूरे आंदोलन में, और जो 13 लोग साथ में शपथ लिए हैं, वो उसी जमात वाले हैं, चाहे वो छात्र के रूप में हो, चाहे अन्य डॉक्टर के रूप में हो, चाहे अन्य लोगों के रूप में हो, वही है सब मिला जुला करके। उनका दबाव है इसके ऊपर। क्या इसके ऊपर दबाव है? कि भैया शेख हसीना को ले आओ और फांसी चौराहे पे लगा दो, क्योंकि उनको इसको इस्लामिक मुल्क बनाना है, पूरी तरीके से सरिया लागू करना है। सरिया लागू क्यों करना है? क्योंकि ये उनका दीन कहता है। खैर, अब जब ये सरिया लागू करेंगे तो होगा क्या? जब ये सरिया लागू करेंगे तो पहले तो बांग्लादेश की जो कैपेसिटी है, वर्क फोर्स जो है, वही कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? मैं इसके पीछे का बहुत सॉलिड रीजन आप लोगों को बताऊंगा। बहुत कुछ पक रहा है खिचड़ी टाइप का। अब उससे पहले एक चीज और समझ लीजिएगा, मोहम्मद यूनुस क्या कहता है? वो कहता है कि भारत बांग्लादेश के साथ अपने मजबूत संबंधों को महत्व देता है, लेकिन भारत को इस धारणा से आगे बढ़ना होगा कि शेख हसीना की आवामी लीग के अलावा दूसरी पार्टियों को इस्लामिक पार्टियों के तौर पे देखना उखना नहीं है। खालिदा जिया हो चाहे जमात हो, यही दो बचते हैं। इसके बाद ये दोनों प्योर वही है, और भारत नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोस में तीसरा फ्रंट खुले, क्योंकि एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है, और फिर बांग्लादेश में भी एक फ्रंट खुले। क्योंकि खालिदा जिया जब वहां की प्रधानमंत्री थी तो क्या क्या हुआ भारत के साथ, वो सब लोग जानते हैं। ऊपर से 3 ही फ्रंट नहीं है, आधा फ्रंट भारत में बैठे हुए गद्दार भी हैं, जो अमेरिका, CIA, चाइना और इन सबों के इशारे पे काम करते हैं। देखते हैं ना, यहाँ बहुत सारे बोलने वाले हैं। तो मौका मिलेगा तो यहाँ पे भी 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो यहाँ को भी भारत को देखना है। जैसे बहुत चीजें अग्रेशन में नहीं चलती हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, कि नहीं नहीं भैया आओ 2 बम मारो इधर और सब सॉल्व कर दो ना। तो बहुत स्ट्रेटेजिकली मूव कर रहा है। पहले बनेगा बांग्लादेश भिखारी, फिर ये लड़ेंगे आपस में। पाकिस्तानियों की जैसे हालत है ना, ये फिर आपस में लड़ेंगे, और फिर ये पापा पापा कहते हुए भारत के पास ही आएंगे, चाहे सरकार किसी की रहे। खैर, ये कहता है कि शेख हसीना की आवामी लीग के अलावा किसी दूसरी पार्टी की सरकार में बांग्लादेश अफगानिस्तान बन जाएगा, ये धारणा ठीक नहीं है। खैर, यहां तक तो बात हो गई। फिर ये क्या कहता है? ये क्यों प्री प्लान्ड है, मैं इसलिए बता रहा हूं। ये कहता है कि अल्पसंख्यकों पे जो हमला हो उसको लेकर के जो सवाल पूछा, कहा कि नहीं नहीं, ये इंटरनेशनल मीडिया, कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट वाले कुछ इस तरीके के लोग हैं, बढ़ा चढ़ा करके कर रहे हैं। थोड़ा बहुत पहले हुआ था, अब सब ठीक है, नॉर्मल है, कुछ बहुत हमले उमले नहीं हो रहे हैं। चलो ठीक है भाई, इसकी बात मान ली गई। आपको पता है, जब लाल किले से बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था, तो उसके बाद मोहम्मद यूनुस का खुद फोन आया था। अब फोन आने के बाद कहा था कि हम पूरी सुरक्षा देंगे, हम पूरी रक्षा देंगे। उसके बाद से वीडियोस, न्यूज और सब सारी चीजें आनी कम हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई शक नहीं। आपको क्या लगता है कि सिर्फ भाषण दे देने से चीजें हो जाती हैं? नहीं, इनको पता है कि बहुत मारे जाएंगे बेटा, बहुत, इतने मारे जाएंगे कि मतलब उसका कोई और छोर नहीं है, और कोई बचाने भी नहीं आएगा। क्योंकि भारत के सेना के निशाने पे बांग्लादेश की एक एक इंच भूमि है। भारत को थ्रेड होगा, भारत अगर किसी ट्रैप में फंसेगा तो फिर बांग्लादेश बचेगा नहीं। दूसरी बात,
कि बांग्लादेश में जो लोग भारत का समर्थन करते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि भारत एक ऐसा देश है, उसके पड़ोस में रहते हुए उससे कोई खतरा नहीं है। वो कभी कब्जे उब्जे वाली चीज नहीं, भारत ने बनवाया था बांग्लादेश। और सोचिए, ये मोहम्मद यूनिस हो, इस्लामी जमाते इस्लामी हो, या चाहे ये खालिदा जिया की पार्टी वाले हो, ये रजाकार का नारा लगा रहे थे। वही रजाकार जिसने बांग्लादेश में 30 लाख बांग्लादेशियों को मारा और 4 लाख से अधिक बांग्लादेशी स्त्रियों का रेप किया था, है ना। चीजें भूलनी नहीं चाहिए। ये इसी से पता चलता है ये टोटल पाकिस्तान परस्त है। खैर, क्योंकि इनको क्या बनाना है, इस्लामिक मुल्क बनाना है। अब भारत को फायदा कहां होने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात एक और कर लेते हैं। 2 तारीख को अमेरिकन डिप्लोमेट्स का एक डेलीगेट्स मिलने जाता है मोहम्मद यूनिस से, और मोहम्मद यूनिस से बात क्या कहता है कि बांग्लादेश में, देखिए ये बतौलेबाजी कर रहा है ना, कोई अल्पसंख्यकों पे हिंदुओं पे कुछ नहीं हो रहा है, साफ साफ कह रहा है कि अल्पसंख्यकों पे जो हमला हो रहा है वो बंद होना चाहिए। पहली बार अमेरिका बोला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यूएन तो बोल चुका है, तो यूएन की कोई मतलब नहीं है, 3 महीना 13 में यूएन बोले क्या फर्क पड़ता है, यूएन तो बोलता रहता है। यूक्रेन रशिया युद्ध रुका नहीं रुका, यूएन का कोई मतलब नहीं हो। अप्रासंगिक संस्था बन गई है, बस केवल मजे लो, कॉफी पियो, 4 बात पर डायलॉग करो, दुनिया के अखबार में छप जाए, इसके अलावा यूएन की कोई भूमिका नहीं है पूरी दुनिया में पीस स्थापित करने में। खैर, इजराइल हमास चल ही रहा है। इसने क्या कहा कि भैया अल्पसंख्यक जो हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, उन पे हमले हो रहे हैं, ये चिंता का विषय। चलो बोले तो कम से कम। अच्छा, अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे, मेन तो है पैसा वाला ना। बांग्लादेश में बवाल के बाद भारत ने इस काम के लिए बनाया प्लान, क्या चीन से होगी टक्कर। देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मैं आपको स्थिति बता देता हूं। 350 कंपनियां हैं बांग्लादेश के अंदर जो टेक्सटाइल का काम करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं। इन 350 इंडस्ट्रीज में 20% इंडस्ट्री जो है वो इंडियन लोगों की है, भारतीय लोगों की है, जो बांग्लादेश में स्थापित कर रखे हैं, बांग्लादेश में काम कराते हैं। आप कहेंगे कि बांग्लादेश में क्यों कराते हैं? 2 चीजें, वहां एक तो कपास की उपलब्धता है, ठीक है, जूट कपास की उपलब्धता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि वहां पे लेबर बहुत सस्ती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत पॉइंट वाली बात है। लेबर सस्ती है। लेबर क्यों सस्ती है? क्योंकि वहां के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बड़ी मात्रा पे महिलाएं काम करती हैं। ये सब इंडस्ट्री बंद है। 20% बांग्लादेश की जीडीपी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का योगदान, ठीक। और दुनिया में जो एक्सपोर्ट है, चाइना के बाद कपड़े का नंबर 2 पे बांग्लादेश आता है, ठीक। यहीं से मतलब ये लोग रिवाइव किए ये सब सारी चीज। जमात वाले क्या कह रहे हैं और खालिदा जिया की पार्टी वाले क्या कह रहे हैं कि महिलाएं काम नहीं करेंगी बाहर निकल करके। मतलब वही बात, जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया था तो महिलाओं की शिक्षा पे, महिलाओं के काम करने पर रोक लगा दिया गया। यहीं से प्रश्न उठा है कि क्या बांग्लादेश अगला अफगानिस्तान बन जाएगा। खैर, अब आगे क्या होता है, ये कंपनी इंडस्ट्री बंद है, ठीक, इसमें कुछ। अब दुनिया को तो कपड़ा चाहिए ना भाई, नंबर 2 एक्सपोर्टर हैं आप, तो आपका इंतजार थोड़ी करेगा कि आपकी इंडस्ट्री खुलेगी, आपकी इंडस्ट्री चलेगी। और दूसरी बात, कि जब इंडस्ट्रियां बंद हैं तो कामगार भागेंगे, जो विदेशी कामगार होंगे सारे भागेंगे, जो विदेशी कंपनियां वो भी भाग जाएंगी। ये तो भारत का इसमें 25% योगदान है, दुनिया की और भी कंपनियां हैं यहाँ पे। ये कोई अब बांग्लादेश में नहीं रहना चाहता। आप इस्लामी मुल्क बनाओ, जो मन करा वो बनाओ, उससे कोई किसी को कोई लेना देना नहीं, बना लो। ये सब निकल कर, एक इंडस्ट्री की बात हो रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, ये सब निकल करके वहां से शिफ्ट हो रहे हैं। शिफ्ट होंगे तो आसपास में सबसे सस्ती लेबर और कहां है? सबसे सस्ती लेबर भारत में है। जूट और कपास का उत्पादन भारत में बहुत होता है, और इंडस्ट्री के मामले में, साइज के मामले में भारत की इंडस्ट्री बांग्लादेश की इंडस्ट्री से बहुत बड़ी है। अब आप कहेंगे कि बहुत बड़ी है तो नंबर 2 पे बांग्लादेश क्यों करता है? भैया, बांग्लादेश की पॉपुलेशन है 15-16 करोड़, भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़। तो भारत पहले अपने 140 करोड़ को कपड़ा पहनाता है, उसके बाद दूसरे को बेचता है। बात को ध्यान रखिएगा, भारत पहले अपने देश को कपड़ा पहना लेता है, उसके बाद विदेश को बेचता है। हालांकि भारत उस पर काम कर रहा है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है। अब यहां समझिएगा, चीप लेबर
तुम निकलने नहीं दोगे, तुम कहोगे महिलाएं काम नहीं करेंगी, ये सब सारी नौटंकी करोगे तो ऐसे ही भाग रहे हैं, चिप लेबर नहीं मिलेगी तो तुम्हारे यहां से वैसे सारे भाग जाएंगे। तो जो तुम्हारी साख है वर्ल्ड वाइड वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। बाकी भारत की कंपनियां भारत वापस आने के लिए तैयार हैं। भारत सरकार उनको फैसिलिटेट करने के लिए प्रोग्राम बनाने पे लगी हुई है। अच्छा, आगे थोड़ा सा एक डेटा देखेंगे। चीन का तो इसमें दबदबा है, आप ये मान करके चलिए बहुत जबरदस्त। ये 2012 तक का एक्सपोर्ट का डेटा है। चाइना $303 बिलियन, बांग्लादेश लगभग 57 बिलियन डॉलर, इसी तरह वियतनाम, और फिर उसके बाद इंडिया का नंबर आता है चौथे नंबर पे। ठीक, अगर 15 से 20% इंडस्ट्री भी वहां से घिसकती है तो भारत बनेगा नंबर 2, और धीरे 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 बांग्लादेश होता होता खत्म चला आएगा और नीचे। समझ रहे हैं? तो माल कमाने का बहुत सुनहरा अवसर है, और यही है, इसी समय अपने इंडस्ट्री को और बढ़िया से रिवाइव करिए, उनको पैकेजेस दीजिए, चीजें करिए। साथ के साथ जो कपास उत्पादन में भारत बहुत पीछे है, मैं आपको उसका भी कंपैरिजन बताऊंगा। आप सोचेंगे कि भारत कितना पीछे है, अगर ये इसको अच्छा कर ले तो कितना अच्छा हो सकता है। खैर, आंकड़ों के मुताबिक भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री 150 अरब डॉलर की, जबकि बांग्लादेश की इंडस्ट्री साइज में काफी छोटी है। लेकिन भारत का निर्यात 40 अरब डॉलर का, वहीं बांग्लादेश का 45 अरब डॉलर का, थोड़ा बढ़ गया, वो 2022 का डेटा था। भारत का रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट बांग्लादेश के मुकाबले 1/3 है। हम 1/3 क्यों है भैया? 140 करोड़ को हम पहनाते हैं, तो इसमें बहुत सोचने समझने की बात नहीं है। भारत को करनी होगी कड़ी मेहनत। 2027 तक निर्यात का लक्ष्य 100 अरब डॉलर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया है, और ये 100 अरब डॉलर 2027 तक अचीव किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए रिवोल्यूशन लाना पड़ेगा। एक तरीके से आपको जस्ट डबल करना है, डबल से भी अधिक करना है, मतलब 2.5 गुना के आसपास करना है। ठीक, एक चीज और बताता हूं, आप अगर तुलना करेंगे पर हेक्टेयर भारत में कितना कपास पैदा होता है, भारत में जितना कपास पैदा होता है उसका डबल पैदा होता है बांग्लादेश में। मतलब भारत 450 किलो पर हेक्टेयर अगर कपास पैदा करता है तो बांग्लादेश में 480 के आसपास पैदा होता है। तो एक तो वहां वो बाजी मार ले जाते हैं थोड़ा सा। दूसरी बात, अगर आप चीन से कंपेयर करेंगे और जर्मनी से कंपेयर करेंगे तो चीन में एक हेक्टेयर में 2000 किलो कपास पैदा होती है। कितना? 2000 किलो। और जर्मनी में 1800 किलो कपास पैदा होती है प्रति हेक्टेयर। तो अगर हम पैदावार बढ़ा लेते हैं, क्वालिटी अपनी बढ़ा लेते हैं, तो नो डाउट, पहले भी हम कपड़ा इंडस्ट्री पे राज करते थे, अब भी कपड़ा इंडस्ट्री पे राज करेंगे। और कपड़ा इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि भारत के जीडीपी में 12 से 14% का योगदान है। साथ के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 10 करोड़ लोग इसमें लगे हुए हैं, जिनको रोजगार मिला हुआ है इस इंडस्ट्री से। तो मतलब एग्रीकल्चर और इस सब सारी चीजों को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो बड़ा मार्केट है, बड़ी चीजें हैं। भारत को बस उसी दिशा में काम करने की जरूरत है। अरे बांग्लादेशियों का बहुत लोड वोड लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ये जीडीपी योगदान तो सब कुछ हो गया, ये भौंकेंगे क्योंकि अमेरिका ने इनको भौंकने के लिए बैठाया है। ठीक, भारत एकदम चुप है। लेकिन सवाल यह है कि भारत कब तक चुप रहेगा। मैं आपको बताता हूं, भारत तब तक चुप रहेगा जब तक अमेरिका में चुनाव नहीं संपन्न हो जाता है और नई सरकार का गठन नहीं हो जाता है। और अभी तक का अमेरिका का जो रुझान है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने की संभावना बहुत अधिक है। लेकिन एक चीज अमेरिका के बारे में और भी समझिएगा, अमेरिका की जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसमें डायलॉग भारत का बढ़ जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए, बहुत मेजर परिवर्तन आ जाए, यह देखने को नहीं मिलता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अगर आते हैं तो निश्चित तौर पे बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है और भारत के संदर्भ में जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उसमें जरूर कमी आएगी। हालांकि जो डीप स्टेट है, सोरोस है, वो सब काम कर रहे हैं अपना कि किसी भी तरीके से भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाया जाए। चुनाव के समय भी कोशिश हुई थी, उसके बाद भी कोशिश जारी है। हालांकि वो होने वाला नहीं है। भारत की जनता जो है वो समझदार है, वो वोट दे करके बार बार मोदी को लाती रहेगी। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे संदर्भ में, आप 6 महीने बीतने दीजिए, मात्र 6 महीने, फिर आप देखिएगा कि बांग्लादेश की स्थिति क्या है और भारत में रहते हुए शेख हसीना की पोजीशन क्या है। भारत अभी बोला नहीं है, ये सब बोल चुके,
जिसको जिसको जहां जहां बोलना है। भारत अगर बोल नहीं रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बांग्लादेश बहुत मजबूत है, ना ना ना। इनके कूटने का समय आ रहा है, धीरे धीरे ये कूटेंगे, और किस तरीके से कूटेंगे समय आएगा तब बताया जाएगा। फिलहाल कोई और खबर आती है बांग्लादेश के संदर्भ में तो उसका भी एनालिसिस किया जाएगा। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट भी करते रहिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ, आप इसके थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।